अब सवाल तो मृगांका सिंह का है कि भाई क्या वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। प्रदीप चौधरी के चुनाव हारने की वजह यही लोग बने। आज अनिल चौहान ने तो खुला मोर्चा खोल रखा है मनीष चौहान के खिलाफ कि भाई मृगांका सिंह को बैकफुट पर धकेल रहा है कि हमें टिकट दे दो। लोकसभा में भी वो टिकट मांग रहे थे और यही जो खींचतान है ना, अगर चुनाव मनीष चौहान लड़ते हैं तो ये बहुत जोखिम भरा होगा। मनीष चौहान भले ही सोचते हैं कि नाहिद हसन को मिलेगा, भाई निश्चित तौर पर मिलेगा। भाई नाहिद हसन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भाजपा के एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर के बेटे मनीष चौहान ने कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब मनीष चौहान की जिस तरीके से कैराना विधानसभा पर एंट्री हुई है, तो क्या मनीष चौहान सपा विधायक नाहिद हसन को टक्कर दे सकते हैं? और जिस तरीके से टिकट को लेकर पहले मृगांका सिंह और अनिल चौहान के बीच खींचतान रही और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, तो मनीष चौहान की एंट्री से क्या ये खींचतान समाप्त हो जाएगी या ये खींचतान और बढ़ेगी? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत। कैराना विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चाओं में है जी, और इस बार चर्चा मनीष चौहान की वजह से है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मनीष चौहान तैयारी में है और उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है, तो आपको लगता है कि मनीष चौहान नाहिद हसन को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल विपिन जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2014 का मुद्दा सब जानते हैं। पलायन का मुद्दा पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना था। तो कैराना विधानसभा एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बहुत ज्यादा अहम मायने रखती है, क्योंकि इसके संदेश पूरे पश्चिम में जाते हैं। अब सवाल ये है कि भाई वहां पर पिछले 2-3 टर्म से जो है विधायक है नाहिद हसन, और सब ये कह रहे हैं, जो हम भी उधर जाकर सुनते हैं, कि भाई नहीं, ये सीट तो बीजेपी के खिलाफ जो है जाकर के खासकर मुस्लिम सीट बन गई है और अब यहां से जो भी चुनाव जीतेगा वो मुसलमान जीतेगा। चाहे नाहिद हसन लड़े समाजवादी के टिकट पर इंडिया गठबंधन में या कोई और लड़े तो वही चुनाव जीतेगा। लेकिन हसन परिवार का दबदबा पिछले 50-100 सालों से है, तो वही वहां चुनाव लड़ रहा है, वही चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात करना चाहूंगा विपिन भाई, की उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट, जहां से आजम खान इतनी बार विधायक रहे, मंत्री बने, उस सीट पर आजादी के बाद से आज तक कोई भी हिंदू चुनाव नहीं जीता। फजल उल हक 1952 में जो पहला एमएलए का इलेक्शन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दम पर चुनाव जीते थे। और फजल उल हक के बाद 2022 के उपचुनाव तक कोई भी हिंदू प्रत्याशी वहां चुनाव नहीं जीता। आकाश सक्सेना 2022 का जो उपचुनाव हुआ था आजम खान के सदस्यता जाने के बाद, तो वहां पर एमएलए बने। तो लोगों ने वहां पर भी ये कहा कि भाई कोई यहां पर हिंदू एमएलए नहीं बन सकता। तो यहां पर तो भाई कैराना पर तो बाबू हुकम सिंह, जो सबसे पहले जो चुनाव हुए थे विपिन भाई, थोड़ा सा कैराना का इतिहास भी जानना चाहिए लोगों को। 1955 में कैराना की जो विधानसभा सीट है वो अस्तित्व में आई और 1957 में पहला इलेक्शन यहाँ पर हुआ कैराना में। उसमें वीरेंद्र वर्मा जी जो हैं वो चुनाव जीते और विधायक बने। मैं ये आपको सिर्फ 2 परिवारों का जिक्र करूंगा, हसन परिवार और बाबू हुकम सिंह जी का परिवार। उससे थोड़ा आपके दर्शकों को क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई यहाँ पर चुनाव कौन किस टाइम जीता और क्या समीकरण बनने वाले हैं। उसके बाद विपिन भाई 1974 में बाबू हुकम सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दम पर पहली बार जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव जीते। पहला चुनाव तो वीरेंद्र वर्मा जी जीते थे। उसके बाद आप देखेंगे 1980, 1985 दोनों चुनाव बाबू हुकम सिंह जी जीते। और 91 और 92 का इलेक्शन जो हुआ था 93 का, वो मुनव्वर हसन जीते। उसके बाद फिर बाबूजी की सल्तनत जो वापस आई और बाबूजी लगातार वहां पर विधायक बनते गए, मंत्री भी बने। 2002 की बात हो, 2007 की बात हो, 2012 की बात हो। अब आता है भाई उपचुनाव। अभी समझने की बात है कि 2013 का विपिन भाई जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, 2013 के बाद ही ये कहा जाने लगा कि ये सीट मुस्लिम फेवरेबल बनी, क्योंकि 2013 के दंगों में जो व्यवस्थापित हुए थे मुसलमान, वो ज्यादातर आकर कांधला और कैराना में बसे। उनकी वोट लगभग 15 से 20 हजार बढ़ी कैराना में। वहां से ये कहा जाने लगा कि भाई यहां पर अब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है। 2014 में बाबूजी एमपी बन जाते हैं। उसके बाद उपचुनाव होता है, मृगांका सिंह वो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वहीं अनिल चौहान भी वो चुनाव लड़ते हैं। 25,000 के लगभग वोट अनिल चौहान को मिलते हैं और लगभग इतने से ही 23-24 हजार से मृगांका सिंह चुनाव हार जाती है। तो अब दम दिखाना होगा बीजेपी को भी और एक रणनीति तैयार करनी होगी स्पेशल,
कि आखिर किस दम पर, किस रणनीति से कैराना की विधानसभा को जीता जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जीत सकती। जब मैंने आपको रामपुर का उदाहरण दिया, जब रामपुर आजादी के बाद पहली बार को हिंदू वहां पर जीत सकता है, तो यहां पर भी, इसमें तो पहले भी आप देख सकते हैं, बाबूजी हुए, वीरेंद्र वर्मा हुए, चंदन सिंह हुए, पहले एमएलए रहे। तो मनीष चौहान अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है वो भी जीत सकते हैं, और अगर भाई अनिल चौहान को टिकट होता है, मेहनत करते हैं, तो वो भी जीत सकते हैं। मृगांका सिंह चुनाव लड़ती हैं, हो सकता है इस बार कुछ रणनीति अलग हो, तो वो भी चुनाव जीत सकती हैं, तो ऐसा तो नहीं है। बाबू हुकुम सिंह जी जिस तरीके से इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीतते रहे, तो उनका समीकरण बनता था हिंदू और मुस्लिम जी। तो इसी तरीके के समीकरण के चक्कर में मनीष चौहान है, और आपने देखा भी होगा कि मुस्लिम समाज में उनके कार्यक्रम भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वो समीकरण तो मनीष चौहान के पक्ष में जाएगा। देखिए, कैराना में 120 साल पहले अगर हम बात करें तो ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे, बाबू हुकुम सिंह जी और मुनव्वर हसन के परिवार, जिसमें से एक जो हसन परिवार है उसमें से एक जो संतान थी उसने इस्लाम धर्म अपना लिया, और एक तरफ बाबू हुकुम सिंह का परिवार चलता हुआ आ रहा है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबू हुकुम सिंह जी हिंदू और मुसलमान दोनों के नेता थे, और मुनव्वर हसन को ज्यादातर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता था। लेकिन मैं थोड़ा सा, मनीष चौहान जी अब अपनी राजनीति कर रहे हैं, समय बदलता है, मैं ये नहीं कहूंगा। बाबू हुकुम सिंह जी से ज्यादा यदि बीजेपी में रहते हुए किसी ने मुसलमानों के वोट लिए हैं पश्चिम में, तो बाबू हुकुम सिंह ही राजनेता एक ऐसे थे जिसने बीजेपी में रहते हुए, खिलाफ विचारधारा में रहते हुए सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट लेने का काम किया। लेकिन विपिन भाई, मैं आपको एक घटना का जिक्र करूंगा 2022 का, जब मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही थी ना, और अमित शाह वहां पर चुनाव में कैंपेन करने आए थे, तो मृगांका सिंह, मैं उस चुनाव में था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, बाबूजी के घेर में जो प्रोग्राम हो रहा था, उस घेर में जितने मुसलमान नेता बाबूजी के साथ थे, अमित शाह के आने के बाद वो सारे मुस्लिम नेता जो कभी बाबूजी के पुराने वफादार माने जाते थे, वो सब नाहिद हसन के मंच पर दिखाई दिए। इकरा हसन वो चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा रही थी अपने भाई को, क्योंकि नाहिद हसन उस वक्त जेल में थे। तो ये बात खुद मृगांका सिंह ने भी कबूली। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बुआ जी, वो जो आपके नेता कल परसों आपके घेर में थे वो वहां चले गए, तो उन्होंने कहा भाई राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं मनीष चौहान जी से कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आप कैराना में आज राजनीति कर रहे हैं, बाबूजी की तो राजनीति को 50 साल से ज्यादा हो गए थे। जब वो मुसलमान नेता अपने भाई के लिए उधर भाग सकते हैं, जब वक्त आया, तो वो लोग क्यों नहीं भाग सकते जो आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कोई मनीष चौहान जी की सहानुभूति में नहीं जुड़ा हुआ। हर आदमी को सत्ता के साथ अपना काम चाहिए। अगर मनीष चौहान जी को वोट देने का मुसलमान वादा कर रहा है कैराना में, तो उनका कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होगा। लेकिन जब वोटिंग करने कि बारी आएगी, तब हो सकता है कि मनीष चौहान जरूर उनको ये कहेंगे कि भाई मैं तुम्हारा बूथ खोल के देखूंगा और ये देखूंगा और वो देखूंगा। लेकिन भैया, जब चुनाव की रणभेरी बजती है ना, और जब दोनों दंगल चुनाव में आपस में आमने सामने होता है, तो फिर वहां यही बात आती है कि ये मेरा भाई और ये सपाई और ये विचारधारा अलग, और ये तुष्टीकरण की राजनीति, और ये अमित शाह और ये मोदी। फिर वहां वो जो क्लैशेस आते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, तो उसमें बीजेपी का कैंडिडेट फंस जाता है, और वही उसकी गलती है सबसे बड़ी। क्या बीजेपी मनीष चौहान पर दांव लगा सकती है? क्योंकि वहां पर मृगांका सिंह भी हैं और अनिल चौहान भी हैं, और अनिल चौहान तो खुलकर मुखालफत कर चुके हैं, और मनीष चौहान को बारी बता रहे हैं कि भाई अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ो ना। देखिए, निश्चित तौर पर 1980 में वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी समाज के बड़े नेता हैं, वो कांधला सीट जब हुआ करती थी, तो वहां से एमएलए बने अजब सिंह जी के बाद, और लगातार वो 2007 तक एमएलए रहे। 2002 से 2007 तक वो कांधला से ही चुनाव लड़ते। इधर बाबू हुकुम सिंह जी का काम था राजनीति करना, उधर वीरेंद्र सिंह जी का काम था। वो इधर नहीं आए, उन्होंने उसकी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो अगर ये बात अनिल चौहान कह रहे हैं कि बाहरी हैं, तो शायद बाहरी ही माना जाएगा, क्योंकि चीजें जो हैं भाई, आप भी देख रहे हैं कि राजनीति में उधर वीरेंद्र सिंह, इधर हुकुम सिंह, तो दूसरे की इस क्षेत्र में राजनीति करना, तो शायद वो बाहरी अगर वो बता रहे हैं तो हो सकता है वो सही बोल रहे हो। मनीष चौहान का जो क्षेत्र है वो शामली है, वो शामली से टिकट भी मांग चुके हैं और शामली से चुनाव लड़ भी चुके हैं निर्दलीय। आपने देखा होगा 35,000 के समथिंग उनको वोट मिला था। तो मुझे लगता है कि मनीष चौहान का जो काम, जो क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, वो शामली है। लेकिन अगर वो कैराना से चुनाव लड़ते हैं और अनिल जी और मृगांका सिंह ने चुनाव लड़वाती है, पार्टी ने टिकट देती है, तो एक बहुत अच्छे उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अनिल चौहान काफी लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं, तो सहानुभूति लोगों की उनके प्रति भी है, और सहानुभूति बाबू हुकुम सिंह की विरासत को लेकर भी है लोगों के अंदर। ठीक है, मृगांका सिंह 2-3 चुनाव लड़ी, कोई चुनाव वो नहीं जीत पाई, बाबूजी खुद अपने सामने चुनाव नहीं जितवा पाए, उनके बाद वो कोई चुनाव नहीं जीती। अब अनिल चौहान को लगने लगा है कि भाई बाबूजी की विरासत मेरे पास आनी चाहिए थी, जो मैंने इतना समय बाबूजी के साथ बिताया है। अब लेकिन मनीष चौहान को लगता है, विपिन भाई, कि दोनों नेताओं में से
तुम ज्यादा मतलब आगे निकलकर इस्नाइद हसन परिवार को टक्कर दे सकते हो, तो ये तो पार्टी और वक्त बताएगा कि कौन किसको टक्कर देगा। मनीष चौहान के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम भी जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके की छवि आपने बाबू हुकुम सिंह की बताई जी तो ठीक उसी तरीके की छवि चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी है। चौधरी बिल्कुल वीरेंद्र सिंह को भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पसंद करते हैं, बिल्कुल। तो हो सकता है इसी आधार पर मनीष चौहान वहां से दावेदारी कर रहे हो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना अभी कि वो जमाना कुछ और था जब बाबूजी चुनाव लड़ते थे, वीरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज कैराना पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांधले में उस हिसाब से कभी मुसलमानों वाली राजनीति नहीं हुई, वहां जाटों की राजनीति प्रभावित करती थी। शामली में जाटों की राजनीति प्रभावित करती है उस सीट को, लेकिन कैराना में गुर्जर और हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जरों की राजनीति प्रभावित करती है। तो मैं ये बात कह सकता हूं विपिन जी की आपके चैनल के माध्यम से कि इतना ज्यादा अति विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि वो आपके लिए जोखिम बन जाए। और वो कहते हैं ना कि ज्यादा घरों का मेहमान जो है वो कई बार भूखा रह जाता है। तो अपने घर को भी देखना चाहिए जिससे आपकी सियासत चलेगी। जो आपकी पार्टी का कोर वोटर है ये भुलावे में ना रहे भाई साहब कि नहीं वो तो बीजेपी की लहर में मेरे पास आ जाएगा और इनको मैं जोड़ लूं, तो कहीं उनके चक्कर में वो भी साफ हो जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों का ध्यान रखें, जो ईमानदार और वफादार है उनको साथ लेकर चलें, लेकिन वक्त आने पर ईमानदारी और वफादारी क्या मनीष चौहान के साथ चलेगी उन लोगों की जिनके लिए वो राजनीति कर रहे हैं, ये मनीष चौहान को देखना है। वोट कहां पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। टिकट के लिए बुआ भतीजे में खींचतान होती रही, मृगांका सिंह में और अनिल चौहान में। तो मनीष चौहान तो एक तरह से दूसरी विधानसभा सीट से जाकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मृगांका सिंह और अनिल चौहान मनीष चौहान को हजम कर पाएंगे? और अगर वो मुखालफत पर उतरते हैं तो क्या मनीष चौहान उस स्थिति में चुनाव जीत पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा विपिन भाई। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले शामली में जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं तो लेकर बड़ा ड्रामा हुआ और खींचतान हुई, लेकिन उस खींचतान में आपने देखा होगा कि मृगांका सिंह वीरेंद्र सिंह के खेमे में खड़ी थी और जो मीटिंग्स भी हुई वो अक्सर वीरेंद्र सिंह के साथ ही नजर आई, जबकि अनिल चौहान और प्रदीप चौधरी एक खेमे में नजर आए। आपने इस पूरे प्रकरण में देखा होगा। तो अब सवाल तो मृगांका सिंह का है कि भाई क्या वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी विरासत जो 50 साल से ज्यादा की है क्या वो उसको ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं? अनिल चौहान ने तो खुला मोर्चा खोल रखा है मनीष चौहान के खिलाफ कि भाई उन्हें ही चुनाव लड़ना है अनिल चौहान को। उधर वो कह रहे हैं मनीष चौहान की भाई मेरे बड़े हैं। अब ये सेटलमेंट कैसे होगा ये पार्टी को देखना होगा। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं विपिन भाई कि अगर ये मुखालफत रही जो आपने कहा तो बीजेपी के लिए बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि 2014 के बाद जब बाबूजी एमपी बने और उपचुनाव हुआ था तो वो वजह रही अनिल चौहान चुनाव हार गई मृगांका सिंह। अगर उस वक्त अनिल चौहान चुनाव ना लड़ते, दमखम से चुनाव लड़ाते और बाबूजी की मुखालफत ना करते तो मृगांका सिंह एमएलए बन जाती। यही 2017-2022 के चुनाव में हमने देखने को मिला कि मृगांका सिंह चुनाव लड़ी। 2018 का चुनाव आपने देखा किस तरीके से उपचुनाव हुआ, उसमें आरएलडी और संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी थी तबस्सुम हसन, वो चुनाव जीत गई। तो ये मुखालफत जो है ना, ये चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस परिवार में और इस समाज में ही एकजुटता नहीं है, गुर्जर समाज में ही। प्रदीप चौधरी के चुनाव हारने की वजह यही लोग बने। आज यही समाज मृगांका सिंह को बैकफुट पर धकेल रहा है कि हमें टिकट दे दो। फिर अनिल चौहान ने टिकट मांगा तो मैं कह सकता हूं कि उनकी नाराजगी मृगांका सिंह को चुनाव में हराकर उनको ले बैठी। अब मृगांका सिंह और अनिल चौहान आमने सामने हैं, मनीष चौहान आ गए हैं, तो कहीं मनीष चौहान को तो इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा कि अनिल चौहान भी नाराज है, मृगांका सिंह भी नाराज है? अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा कैराना पर मनीष चौहान तैयारी कर रहे थे और एक तरह से उनके कार्यक्रम भी काफी हो रहे थे, जिस तरीके से अब की बार ये विधानसभा में भी हो रहे हैं, बिल्कुल, तो मनीष चौहान को तो टिकट हुआ नहीं जी, लेकिन उसका खामियाजा प्रदीप चौधरी को भुगतना पड़ गया। बिल्कुल। तो अब जिस तरीके से मनीष चौहान कैराना विधानसभा पर तैयारी में लगे हुए हैं और उनके कार्यक्रम भी हो रहे हैं, अगर मनीष चौहान को टिकट नहीं होता है तो क्या इसका खामियाजा मृगांका सिंह या फिर अनिल चौहान जिसे भी टिकट होगा उन्हें भुगतना पड़ेगा? देखिए दोनों ही नेताओं में मैं कह सकता हूं कि ठीक है मृगांका सिंह आज नहीं बोल रही हैं, लेकिन दिल में टीस उनके भी है, क्योंकि उनके बेटे जो आप देखेंगे तो उनके बेटे क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो चाहती हैं कि बाबू हुकम सिंह की विरासत ठीक है उन्हें ना मिले, लेकिन कम से कम उनका जो पुत्र है शिवेंद्र उनके पास तो चली जाए। अनिल चौहान को लगता है कि इस क्षेत्र की जो सेवा है वो मैं कर रहा हूं पिछले लंबे समय से, तो बाबूजी की विरासत मुझे मिलनी चाहिए और मैं ही मेहनत करता हूं। मृगांका सिंह तो नहीं रहती हैं, वो कई बार अपनी भाषणों में ये बात जग जाहिर कर चुके हैं।
मनीष चौहान को ये लगता है कि मृगांका सिंह कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, वो चुनाव नहीं जीत सकती, वो एक महिला हैं, वो उस तरीके से नाहिद हसन परिवार के आमना सामना नहीं कर सकती जो उन्हें चाहिए, उनको ऐसा लगता है। और अनिल चौहान को उन्हें लगता है कि जब बाबूजी के रहते और बीजेपी ने उनको पहले विधानसभा नहीं लड़ाया तो इस बार कोई नया गुल खिलाया जाए। तो मैं कह सकता हूं विपिन जी कि मनीष चौहान ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा फेवरेबल उम्मीदवार नहीं है, अच्छे उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे ऐसा नहीं है। लोकसभा में भी वो टिकट मांग रहे थे और यही जो खींचतान है ना समाज की आपस की, ये मैंने अब जैसा पहले कहा कि एक सांसद को ले बैठी और यही खींचतान बाबू हुकम सिंह के विरासत को पीछे हटाने का काम कर रही है। यही खींचतान आपसी स्वार्थ और खुद विधायक और सांसद बनने का सपना देखना इस समाज के लिए घातक हो रहा है। ये चाहे नकुड़ गंगू के लिए लीजिए, चाहे कैराना के लिए लीजिए, पूरे इस कैराना लोकसभा में ये जो खींचतान है इस समाज को पीछे खींच रही है और फिर दोष बीजेपी पर मढ़ेंगे कि बीजेपी ने हमारे नेताओं को सम्मान नहीं दिया। तो पहले खुद के गिरेबान में समाज को झांकना होगा, बीजेपी पर लांछन बाद में लगाइए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मनीष चौहान को अगर टिकट मिलता है तो प्रदीप चौधरी भी अपना हिसाब चुकता करेंगे या नहीं? नहीं, प्रदीप जी का तो कोई हिसाब किताब नहीं है ना वहां। देखिए जो जैसा कर रहा है वो मुझे लगता है कि सबको पता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रदीप जी किस राजनीति का हिस्सा बनेंगे किसका नहीं बनेंगे, लेकिन एक सांसद जैसे महत्वपूर्ण गरिमा में पद रहने के बाद और उनसे जरूर पार्टी इस विषय में राय मशवरा जरूर करेगी कि भाई कैराना से हम लोग जो है चुनाव लड़ाने की बात करें। एक और मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदीप चौधरी जी ने टिकट के लिए निभाई थी। उनसे पार्टी ने पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, बाबूजी हमारे समाज के बड़े नेता रहे हैं तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और बड़े ईमानदारी से जब उनका टिकट हो गया मृगांका सिंह का, तो प्रदीप चौधरी जी ने बड़ी मेहनत के साथ मृगांका सिंह को चुनाव लड़ाने का काम किया। तो अब प्रदीप चौधरी जी क्या हिसाब चुकता करेंगे भाई, ये तो वो बता सकते हैं, ये उनकी राजनीति है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रदीप चौधरी जी ने कभी भी, हम जो देख रहे हैं, किसी के खिलाफ ऐसा काम नहीं किया कि अपनी पार्टी के खिलाफ ही साइडलाइन होकर बोले हो या कहीं पार्टी की प्रत्याशी के खिलाफ कोई काम किया हो, हमने नहीं देखा। बाकी भाई आगे भविष्य में क्या होगा, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मनीष चौहान को जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पहले मृगांका सिंह को, अनिल चौहान को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर चुनाव लड़ना बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि मृगांका सिंह तो एक बार के लिए माफ कर सकती हैं, लेकिन अनिल चौहान जो है वो थोड़ा सा, जब मृगांका सिंह से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, बाबू हुकम सिंह जो उनके इतने बड़े थे वो उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो मनीष चौहान उनके सामने, वो मुझे लगता है कुछ अपने सामने नहीं मानेंगे। और बिना अनिल चौहान के सेटिस्फाई करने में अगर चुनाव मनीष चौहान लड़ते हैं तो ये बहुत जोखिम भरा होगा। मनीष चौहान भले ही सोचते हैं कि अनिल चौहान और मृगांका सिंह की नाराजगी आप मुसलमान गुजरों से पूरी कर लेंगे, तो उनका शायद थोड़ा भ्रम हो सकता है। जब वोटिंग होगी तो आप भी देख लेना कि वोट कहां पड़ेगा। मनीष चौहान, मृगांका सिंह और अनिल चौहान के बीच में टिकट को लेकर जो रस्साकसी होगी, तो टिकट तो एक को ही मिलना है। बिल्कुल। तो इनमें से तीनों में से जिसको भी टिकट मिलेगा तो मतलब इस रस्साकसी का फायदा नाहिद हसन को मिलेगा। भाई निश्चित तौर पर मिलेगा। भाई नाहिद हसन के सामने बताइए कोई मुसलमान चुनाव लड़ने वाला हो। पहले टाइम पे लड़े बाबूजी के टाइम पर, उनके जो परिवार के चाचा लगते हैं नाहिद हसन के, अनवर हसन और कंवर हसन, वो बसपा से चुनाव लड़ चुके। तो वो जो वोट का डिस्ट्रक्शन होता था विपिन भाई, वो लाभ बाबू हुकम सिंह को मिलता था और मुस्लिम गुजर भी बड़ी तादाद में बाबूजी को वोट देता था। लेकिन आज आप बताइए कि 1,30,000 मुसलमान हैं कैराना सभा सीट पर और 3.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें 1.25 लाख हिंदू हैं, 1.25 लाख जो है आप मतदाता मान लीजिए मुसलमान। तो आप ये बताइए कि भाई आप कैसे चुनाव जीतेंगे जब तक वोट का डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो फिर वोट कैसे पड़ेगा? क्योंकि नाहिद हसन का वोट तो एक तरफा जाना है। इधर आप देख लीजिए कि आपके वोट में जो है कहीं ना कहीं टूट है, आपके ही समाज में टूट है, आपके नेताओं में टूट है, तो फिर वो नुकसान कहीं ना कहीं मनीष चौहान को झेलना पड़ेगा। सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति से मनीष चौहान चुनाव नहीं जीत सकते, और आपको पता है वो हिंदू मुस्लिम दोनों की सियासत कर रहे हैं। तो दोनों की सियासत में दो नाव में सवार होकर मनीष चौहान चुनाव जीत पाएंगे, ये बड़ा गंभीर विषय है। और दूसरा, क्या एक विचारधारा जो बीजेपी की है, जो आजकल हम देखते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, क्या उस पर चलकर मनीष चौहान चुनाव जीत पाएंगे सिर्फ हिंदुत्व सनातन के आधार पर? ये भी बड़ा सवाल है विपिन भाई। जिस तरीके से नाहिद हसन के डेवलपमेंट को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं
और जिस तरीके से नाई दर्शन जेल में रहे तो विधानसभा का कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाया, बिल्कुल। तो क्या उसका लाभ भी इन भाजपा प्रत्याशियों को मिल सकता है, जो भी प्रत्याशी होगा? बहुत अच्छा सवाल ये भी आपने डेवलपमेंट को लेकर पूछा। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कई पत्रकारों ने मुझसे भी सवाल पूछा कि कैराना का डेवलपमेंट क्या है। 2012 से 2017 के बीच में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैराना में पलायन, गुंडागर्दी, रंगदारी, अवैध वसूली, व्यापारियों के मर्डर, माँ बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़, वो क्या होता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यदि कैराना का विकास कराने का किसी एक राजनेता ने काम किया है तो नंबर 1 बाबू हुक्म सिंह का आता है उसमें। वो अनेकों पद पर रहे, स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम यदि किसी ने किया तो बाबू हुक्म सिंह जी ने किया है। उसके बाद देखिए, सत्ता में विपक्ष में रहकर आप काम नहीं कर सकते हैं, ये बात जायज है, लेकिन सत्ता में रहते हुए लोगों ने काम कराए नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख ले। जिस दिन ये पढ़ लिख जाएंगे उस दिन ये वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक मदरसे में पढ़ेंगे तो ही आपकी छतरी के नीचे रहेंगे। अब बात आती है 2019 से 2024 के कार्यकाल तक। या आपने कहा कि भाई वहां विकास को लेकर बड़ी बातें हैं। कैराना के अंदर भाई साहब 6 नेशनल हाईवे बनाने का काम 2019 से 2024 के सरकार के बीच में हुआ। 70 करोड़ रुपए की जो ममूर झील का प्रोजेक्ट है वो बीजेपी सरकार में आने का काम हुआ। रेलवे की जो स्पीड होती थी लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की होती थी, 120 तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने। कैसे मैं और भी आपको जो है गिनवा सकता हूं, जैसे शामली का रेलवे स्टेशन अब 22 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इकरा हसन जो है सांसद हैं, वो विपक्ष की सांसद है, उनके पास एक सीमित निधि है, वो सीमित निधि से खर्च कर सकते हैं 5 करोड़। अब उसमें वो कहां कहां विकास कार्य कराएंगी? तो ये खामियाजा सत्ता में रहने के बावजूद विपक्ष में नहीं हो सकते। वो आप भी समझते हैं कि वो काम नहीं हो सकते जो आदमी सत्ता में कराता है। तो विकास को लेकर तो कैराना पिछले 2000 मैं कहूंगा कि 14 के बाद से, बाबूजी के जाने के बाद, वो खामियाजा भुगत रहा था। लेकिन 19 से 24 के बीच जो शासनकाल रहा है बीजेपी का लोकसभा में, वहां पर तीन साल मिले। 2 साल तो कोरोना में ही चले गए। तो कैराना के विकास को कितनी प्राथमिकता वहां के मुस्लिम गुजरों ने दी, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैराना लोकसभा के लोगों ने उसी कैराना से बीजेपी को हराने का काम किया, जहां पर 6 नेशनल हाईवे देने का काम बीजेपी ने किया, स्टेडियम बनाने का काम किया, झील बनाने का काम किया, पीएमजीएसवाई ने को सड़कें बनी, अस्पताल बने, पुल बने। तो विकास कोई मैटर नहीं करता है। जब चुनाव आता है ना तो फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति हावी होती है। जिस तरीके से जयंत चौधरी और भाजपा के बीच में समझौता हुआ है, तो इसका लाभ भी भाजपा प्रत्याशी को कुछ मिल सकता है, क्योंकि जो 2022 का जो चुनाव हुआ था उस समय सपा और जयंत चौधरी दोनों मिलकर काम कर रहे थे और जाट वोट नाई दर्शन को मिल गया था। बिल्कुल। तो अब की बार किस तरीके की संभावना रह सकती है? देखिए, 2024 का चुनाव आपने देखा कि गठबंधन में लड़ा गया, लेकिन उस गठबंधन में ठीक है, लोकदल का आना एक फेवरेबल जरूर रहा है, लेकिन कैराना के लिए नहीं रहा। कैराना में आप देखेंगे कि भाई कैराना में आरएलडी का आना बीजेपी के लिए, जैसे माना जा रहा था कि वो इकरा हसन के साथ जाएगा तो ये सीट जो है इकरा हसन एक तरफा जीत रहे हैं, जब लोकदल उनके साथ था समाजवादी के। लेकिन जब समाजवादी से टूटकर वो एनडीए का हिस्सा बना तो लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी की जीत को रोक नहीं सकता, जयंत चौधरी आ गए हैं। लेकिन फिर भी चुनाव हार गए, मुजफ्फरनगर भी हार गए, आप सहारनपुर भी हार गए, आप कैराना भी हार गए। तो यही तो सीट थी जहां पर फर्क डालना था। ठीक है, बागपत आपका जो है क्षेत्र है, वहां तो आप जीत गए, लेकिन मुजफ्फरनगर भी तो बड़ा गढ़ है ना आरएलडी के लिए। कैराना भी आरएलडी की फेवरेबल सीट है, दोनों ही जगह चुनाव हार गए। तो यहां पर अब मनीष चौहान थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं कि भाई आरएलडी का वोट उनके साथ है, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होगा और क्या ये गठबंधन 2027 तक रहेगा, जयंत चौधरी वहां रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, विपिन भाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।